अगर आपका इस बार एसएससी में थर्ड फोर्थ या फिफ्थ अटैम्प्ट है तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट नो टीचर, नॉट इवन अ सिंगल टीचर विल टेल यू। वो नहीं बताएंगे आपको। अगर आपको लगता है कि आप फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में दिक्कत है या आपके पास नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम आपके प्रिपरेशन में नहीं, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में है, प्रॉब्लम आपके पैटर्न में है। अगर आप सेम एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सेम साइकिल बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हैं, तो आप इस वजह से फेल हो रहे हैं क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी में दम नहीं है। आपने देखा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट स्टिल आपको लगता है कि मुझे मैथ्स भी आ रही है, मुझे रीजनिंग भी आ रही है, मुझे इंग्लिश भी आ रही है, मुझे सब कुछ आ रहा है, जीएस जीके भी मैंने परमार सर से पढ़ ली है, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे जो चीज़ें आज जिम्मेदार हैं, मैं वो ना सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट करूंगा, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रॉपर एक पीडीएफ एक पेज का देने वाला हूं जो दी बेस्ट एनालिसिस पेज होने वाला है 2026 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बार बार आप यही कर रहे हैं, नए टीचर्स, नया नोट्स, फिर से नया स्टार्ट, फिर से रीबिल्ड, फिर से रीस्टार्ट? क्या बार बार यही कर रहे हैं? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए। दूसरा सवाल यह है कि आप बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? आपके बार बार फेल होने की वजह क्या है? आपके बार बार अटैम्प्ट रह जाने की वजह क्या है? क्या आपके बार बार फेल हो जाने की वजह आपके मार्क्स हैं या फिर आपका अप्रोच है? आप मुझे सबसे पहला क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पिछली बार फेल क्यों हुए? क्या आपके पास इसका सही जवाब है? तो आप बोलेंगे सर मेरी कट ऑफ रह गई। कोई बोलेगा सर मेरी कट ऑफ रह गई। कोई बोलेगा सर मैंने स्टडी आवर्स ठीक से फॉलो नहीं किया। कोई बोलेगा मैंने ठीक से एनालिसिस नहीं किया। कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोल सकता है कि पेपर हार्ड था सर। एंड ऐसे बहुत सारी चीजें आप बताओगे। अगर आपका आंसर इसमें से एक है तो इस साल भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बुरा मत मानिएगा। रीजन क्या है? ये जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ये सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, सिम्टम्स हैं। मैंने आपसे पूछा आप पिछली बार फेल क्यों हो, उसका एक्चुअल रीजन दीजिए। अगर आपके पास इनमें से कोई एक रीजन है तो ये सिम्टम्स हैं, ये रीजंस नहीं है। आप देखो कि आपने पैटर्न क्या फॉलो किया। सेम साइकिल अगर बार बार आपने रिपीट किया, आपने क्या किया? आपने नोट्स बनाए, आपने मॉक दिया, आपने रिवाइज किया, देन आपने फिर मॉक दिया, और इस वजह से अगर आप पिछले साल फेल हुए थे तो क्या इससे इसके बाद इससे पिछले में भी अगर आप यही करके फेल हुए, पिछले साल भी यही करके फेल हुए, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में, प्रॉब्लम आपके नॉलेज में नहीं है। और बार बार सेम पैटर्न को फॉलो करने से अगर आप फेल हो रहे हैं तो उस पैटर्न को रोकना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे मैं और कुछ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले करना चाहिए आप 3 to 5 मॉक दे लीजिए। एक मॉक से आप करते क्या है, गलती देखिए। एक कैंडिडेट क्या करता है, वो एक मॉक देता है, उस मॉक को एनालिसिस करता है और अपना एक डिसीजन ले लेता है कि हाँ मैं इस पानी में हूँ, उतने पानी में। एक मॉक से कभी भी अपना रिजल्ट आप डिसाइड मत करिए। एक मॉक से कभी भी आप अपने आप को मत आंकिए, नेवर। व्हाट यू हैव टू डू इज फॉलो 3 to 5 मॉक्स। आप 3 से 5 मॉक दे डालिए, बिना इस बात की परवाह किए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो एग्जाम तक लगातार प्रिपेयर करते रहते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है जिसे हम कहते हैं मार्क्स। जब भी आप एक टेस्ट देते हैं तो उसके बाद आप तुरंत चेक करते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मैं कहता हूं मार्क्स ही मैटर करते हैं, लेकिन आपका यहां पर अप्रोच गलत है। आपको क्या करना चाहिए? जैसे ही आप मार्क्स देखने जाएंगे आप डिमोटिवेट होते हैं सबसे पहले। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वीडियो देखने का पर्पज यही है। अगर आपके नंबर 160 170 आ रहे हैं तो इस वीडियो का कोई पर्पज नहीं देखने का। अच्छा, मार्क्स अगर आप देखते हैं तो आप तुरंत पहले डिमोटिवेट हो जाते हैं। इससे आपको ये पता चल नहीं पाता है कि आपने एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या फेस करी। आप सीधा सोचते हो अगला मॉक दूंगा 120 का 130 कर दूंगा, आप देते हो और 119 हो जाता है, 118 115 हो जाता है, या फिर और थोड़ा सा कम हो जाता है। रीजंस क्या है उसके? सबसे पहले आपको 3 to 5 मॉक्स देने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, एक अप्रोच जो एक्चुअल अप्रोच होना चाहिए, प्रैक्टिकल। ठीक है, कि 3 से 5 मॉक्स आपको देने हैं। इन 3 to 5 मॉक्स का आप प्रॉपर एक एनालिसिस बनाओ कि हाँ, उस एनालिसिस से आपको पता चलेगा 3 से 5 मॉक्स में कि एग्जैक्टली सबसे पहले आपको पता करने हैं कि वो चैप्टर्स कौन से हैं, वो चैप्टर्स कौन से हैं जिनके क्वेश्चंस को देख करके आपकी हालत खराब हो रही है। और
क्वेश्चंस में भी आपको टाइप्स ढूंढने बहुत जरूरी है। कई बार हमको लगता है कि हमसे परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं हो पाया, हो सकता है कि अगले मॉक में आपसे परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाए। रीजन क्या है कि पिछले परसेंटेज का जो टाइप था वो आपको नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार जो टाइप पूछा गया वो आपको आ रहा है। तो परसेंटेज आपका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके टाइप में है। इसका मतलब ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्जैक्टली मैथ्स में कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उन टाइप्स को समझें और उन टाइप्स को लिखें। अच्छा, अब आप जब 3 to 5 मार्क्स लिख रहे हैं तो आपको साथ के साथ ये भी देखना है कि आप में नंबर्स का गैप कितना था, मार्क्स का गैप क्या है। मार्क्स का गैप का मतलब क्या है कि जब आपने फर्स्ट मॉक दिया उसमें आपने कितने स्कोर किए, मानो 120, आपने सेकंड मॉक दिया आपके 115, आपने थर्ड मॉक दिया आपके 130, 129, या आपने फोर्थ मॉक दिया। आपको गैप देखना है। गैप देखना क्यों है? गैप देखने के बाद आपको ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है बार बार, उस फ्लक्चुएशन का रीजन क्या है, उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए। उन सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब आपके आइडेंटिफाई हो जाएं, तब आप देखिए कि आपसे वो क्वेश्चन हुआ क्यों नहीं। अब क्वेश्चन नहीं होने के पीछे के रीजंस भी आपको ढूंढने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको अब तक ना पता रहा हो, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं कि क्यों ये जरूरी है समझना कि आपसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। नंबर क्यों नहीं आए इज नॉट द प्रॉब्लम, आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ इज द प्रॉब्लम। सर, क्वेश्चन आपको क्या करना है, अब जब आप एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो आपसे वो क्वेश्चन या तो लग सकता है या तो नहीं लग सकता है, और एक होता है जहां पर आप श्योर ही नहीं होते हो कि क्वेश्चन लगेगा हमसे या नहीं लगेगा। आपको लगता है कई बार लगेगा और फिर जब आप सॉल्व करने जाते हैं आपसे नहीं लग पाता। तीन कैटेगरी में वो क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहली कैटेगरी आपको होनी चाहिए कंफर्म कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, इस क्वेश्चन में मुझे डी फॉर डाउट है। तो आपसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, एक बार जरा सोचना। क्या आपके पास टाइम की कमी थी? क्या आपके पास सही अप्रोच नहीं था? आपके पास राइट अप्रोच नहीं था? या फिर आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम हुई वो उसका लेवल हार्ड था? एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई, आप जरा एक बार उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कहां पर हैं। तो जो मैं आपको चीजें समझाने चल रहा हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ी और बातें कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक एरर क्लासिफिकेशन शीट होनी चाहिए। अब कई बार लोगों के पास एरर क्लासिफिकेशन शीट होती है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि हमको उसका करना क्या है, क्या चीजें लिखनी है, क्या छोड़नी है, और क्या क्या एग्जैक्टली मैटर करता है, वो बातें वो भूल जाते हैं। जैसे यहां पर आप पाओगे कि सर एक चीज तो आपको ये देखनी है कि रॉन्ग क्या क्या था, अनअटेम्प्ट था, करेक्ट था, क्या था। अब इसमें कुछ चीजें क्लासिफिकेशन, मैंने यहां पर क्लासिफिकेशन क्यों लिखा है, बिकॉज क्वेश्चंस इन कैटेगरीज में बढ़ते हैं। पहला, क्या रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा था, आपका कंसेप्ट ही गलत है, या आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करी, या आपने कोई सिली मिस्टेक करी, मतलब आप अटेम्प्ट करते आपको लगा हाँ हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट एग्जैक्टली वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई आपसे, जहां पर आपने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन के थ्रू ध्यान नहीं दिया, या क्वेश्चन में एक छोटी सी बात पूछी थी वो आपने ध्यान नहीं दिया, और रॉन्ग गेस कर लिया। कई बार हम गेस ही रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं चल पाता। तो ये आपके क्लासिफिकेशंस रॉन्ग्स में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका क्वेश्चन गलत क्यों था। और अनअटेम्प्ट में क्या है, आपको पता ही नहीं था उस क्वेश्चन को करना क्या है, करना कैसे है, आपने छोड़ दिया, वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले लिया और आप सॉल्व करते करते सोचे कि कहीं इसकी वजह से और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपने उसको छोड़ दिया, या आपने सिलेक्शन ही पुअर कर लिया, आपको पता ही नहीं था कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना है कौन सा बाद में करना है मुझे। ठीक है, अब जैसे 15 मिनट का हर एक सेक्शन हो गया, तो पहली बात तो जो आप पुराने ढर्रे पे चल रहे थे कि आधे घंटे बचा लेंगे, वो तो आपके काम का रहा नहीं। अब आपके पास 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, उस पर भी मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा। बट पुअर सिलेक्शन का मतलब है कि 25 क्वेश्चन में आपके गो थ्रू होना है, बट ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको टच करना है कौन सा नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, टाइम का प्रेशर था सर इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा, करेक्ट क्यों हुआ, करेक्ट था लेकिन थोड़ा सा स्लो था मैं उसमें, मतलब आ तो रहा था मुझे लेकिन थोड़ा सा स्लो मैंने उसको सॉल्व किया क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हुई। अच्छा, करेक्ट और एफिशिएंट बाकी ये होंगे। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ गेस वन बट हैड नो आइडिया। कई बार ये क्वेश्चन सही हो जाता है, आपको आइडिया नहीं होता कैसे करना है, बट आपको लगता है चलो इसका अक्कड़ बक्कड़ कर देता हूं, और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आप कर देते हो और वो क्वेश्चन सही हो जाता है, तो आप खुश हो जाते हो और इसको आप देखते तक नहीं हो क्योंकि वो आपका सही है। ज्यादातर गलतियां हम ये भी करते हैं कि हमारा जो एक मॉक में सही हो जाता है हम उसको ध्यान नहीं देते, अगले मॉक में वही क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है क्योंकि हमने तुक्का मारा था।
तो ये चीज हम ध्यान नहीं रखते। तो आपको सारे क्वेश्चंस के गो थ्रू होने, इसलिए एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कुछ लोग 10 मिनट में एनालिसिस कर लेते हैं, 15 मिनट में एनालिसिस कर लेते हैं। वो कैसे एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उनका नंबर फ्लक्चुएट होता ही रहता है और कभी स्टेबल नहीं होता और आगे तो बढ़ता ही नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका क्या रहना चाहिए, एरर क्लासिफिकेशन शीट रहनी चाहिए। अब मिस्टेक नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो काफी सारे लोग ना सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, उनको सब कुछ पढ़ना है, वो पता नहीं क्यों सब कुछ क्यों पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे समझ से बाहर है। वो कहते हैं हमें सब कुछ पढ़ना है और इक्वली पढ़ना है सब कुछ। अब आप ध्यान देना, मान लो कोई चीज कहीं पर आ ही नहीं रही, तो कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, वो इक्वली एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। क्या वो इक्वली जरूरी है? तो आप बोलेंगे सर कैसे पढ़ें, क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात, 3 कैटेगरी में आपको बांटना है कि आप पढ़ाई कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर इक्वली चीजों को पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एसएससी में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कुछ एक टॉपिक से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एक टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप एक कैटेगरी में उन चीजों को रखो, उन चैप्टर्स को रखो, उन क्वेश्चंस को रखो जो आपके स्ट्रांग है और वो स्कोरिंग भी है, इनको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स, उनको लगता है ये मेरा अच्छा है, उस पर प्रैक्टिस कम करते, वहां से क्वेश्चंस आते, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है। तो क्या होगा, उससे आपके नंबर कम हो जाते हैं। दूसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। सर अगर बी कैटेगरी में रखें तो एक मॉडरेट है आपका, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, गरीब भी नहीं है आप उसमें, मॉडरेट है, इंप्रूवेबल है, इंप्रूव कर सकते, उसको प्रायोरिटी में रखिए, प्रायोरिटी में रखिए उसको, क्योंकि वो यहां से यहां स्विच हो सकता है बहुत जल्दी। और सर सी सेक्शन में रखिए कि वीक है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस पर ना धीरे धीरे कंट्रोल लाना सीखिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर कंट्रोल लाना सीखिए धीरे धीरे, एकदम यहां से वहां मत जाइए, कंट्रोल लाना शुरू करिए, समझने का प्रयास करिए उन क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सब कुछ। ये गलती करते हैं, दिस इज मिस्टेक नंबर फर्स्ट, दिस इज मिस्टेक नंबर फर्स्ट, यही है पहला मिस्टेक, लोग यही करते हैं, उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते। ठीक है, अब टाइमिंग का जो एक है समस्या, सबको पता है कि सर टाइमिंग का इशू है, तो टाइमिंग का जो इशू है वो आपको सुधारना पड़ेगा। देखिए, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये बात पता थी, ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसको ये बात पता थी कि हाँ 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर आ जाएगा और 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये बात किसी को पता नहीं थी। ठीक है, ये बात किसी को पता नहीं थी, और शायद ये किसी को आता भी ना हो कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, एक आध अगर सुपरमैन टीचर्स हो तो। ठीक है, तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने का कोई पर्पज नहीं है। आप बात को समझो, जब भी एसएससी पेपर को बना रहा है तो उसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही, मानते हैं कि वो गोबर है, बुद्धि कम है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ सोचता ही होगा। जैसे 15 मिनट में अगर उन्होंने आपको सेक्शनल टाइमर दे दिया, इसका मतलब मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएसजी के, इन सबको उन्होंने एक डब्बे में फेंक दिया है, 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन के। सर एक बात मुझे बताइए, क्या 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ्स के किए जा सकते हैं? 2 कंडीशन बनेगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कि अगर वो क्या करें, अगर वो ये सोचें कि मैं 25 में से 18 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट दे दूं, मॉडरेट, और बाकी जो 7 क्वेश्चन है वो मैं टफ दे दूं, टफ दे दूं, तो आपको पता है कि इसमें से टोटल जो क्वेश्चन किए जाने हैं वो लोग मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कर पाएंगे, या 20 से 21 क्वेश्चन वो मैक्सिमम कर पाएंगे। ठीक है, अप्रोच नंबर सेकंड है कि वो 20 क्वेश्चन इजी दे दें और बाकी के 5 क्वेश्चन मॉडरेट दे दें। तब आप बोलोगे कि सर हाँ 15 मिनट में लगभग 22-25 क्वेश्चन, 22-23 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, 25 के अराउंड पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर पेपर किसी को पता नहीं क्या आने वाला है, जब तक पेपर आएगा नहीं, पहला एक्सपीरियंस आएगा नहीं, किसी कुछ पता नहीं, कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो। अब हमारी एक और गलती क्या है कि हम ओवर मतलब इमेजिनेशन कर लेते हैं, क्या हुआ अगर पेपर ऐसा आ गया वैसा आ गया, किसी को पता नहीं, टीचर्स को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं है, इवन टेक्स्ट बुक को भी पता नहीं है पेपर कैसा आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पर रहना है, क्योंकि वही उनका पैटर्न है, उस पर रहना है। वहां से जितने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन उन पर प्रॉपर कमांड आपको बनाना है, और हार्ड क्वेश्चन के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है। क्यों? टाइम कम हो चुका है, तो हार्ड क्वेश्चन वैसे भी आपसे नहीं होने हैं एग्जाम में। और कोई पागल ऐसा कहता है कि अगर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हम करके दिखा देंगे, तो आप ये मान लो वो एग्जाम में सिलेक्शन लेना नहीं चाह रहा, वो मैथमेटिक्स में अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाह रहा, और आपको सिलेक्शन पर फोकस करना है शायद, रेदर देन कि आप मैथ्स के कितने क्वेश्चन करके आते हो। ये आपका अटेम्प्ट शुडंट बी योर प्रायोरिटी। अटेम्प्ट प्रायोरिटी नहीं है भाई कि मैं 15 में 25 करके आऊंगा।
मोस्ट एक्यूरेसी के साथ आप कितने सही क्वेश्चन मतलब करके आ रहे हो कितने टाइम में, वही मैटर करेगा। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, इंग्लिश में कुछ लोग 10 मिनट में इंग्लिश कर ले रहे थे, 15 मिनट मिल रहा है, इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत है? नहीं। तो इंग्लिश में आपको सिर्फ क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप इंग्लिश में चुपचाप प्रैक्टिस करो, आप बोलो मैं शुरू करा दूंगा। ठीक, दूसरी बात, रीजनिंग में आपको यार 7-8 मिनट में बंदा रीजनिंग करता था, 15 मिनट मिल रहा है, तो रीजनिंग का लेवल हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, हो सकता है इंग्लिश का लेवल थोड़ा बढ़ जाए, हो सकता है जीएसजीके का जो आप 5-6 मिनट में निपटा देते थे, हो सकता है जीएसजीके का लेवल बढ़ जाए, तो मैथ्स का लेवल कम कर सकते हैं। तो क्यों परेशान हो रहे हो आप, क्यों अपने आप से ही सारा कुछ सोच ले रहे हो आप, क्यों परेशान हो रहे हो, मैथ के पीछे इतना क्यों भाग रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो कि आप यार इस बार तो हम फेल हो जाए, मैथ्स तो ये मेरा टाइमर ये वो। भाई बाकी चीजों में भी आप ध्यान दो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देते हो तो ये 3 सेक्शंस आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, अगर इनको सही से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना भाई, कि आपको टाइम का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना हो पा रहा है दैट्स ओके। बस ये ध्यान रखना है कि मेरे से क्वेश्चंस, आपको मैंने पीछे बताया ना जो करना है, क्लासिफिकेशन करो बस, और कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो मिस्टेक नंबर जो आपका ये है, ये मिस्टेक नंबर सेकंड है। लोग टाइम को लेकर के बहुत ज्यादा जो टेंशन में है ना, दिस इज मिस्टेक नंबर सेकंड, और काफी ज्यादा टेंशन में है लोग, मतलब आप यकीन मानो उनको ये लग रहा है कि कोई सुपरमैन अप्रोच हमको मिल जाएगा और हम 15 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन निपटा देंगे और हम हो जाएंगे टॉपर। ठीक है भाई, एक दो बच्चे अगर ऐसा कर ले तो फिर उसको हम सुपर नेचुरल पावर कहें तो कम नहीं होगा। ठीक है, अब एक और बात समझो भाई, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो अटेम्प्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। अटेम्प्ट्स के पीछे का मतलब क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई 100 क्वेश्चन हैं, 100 में से मेरे को 80 कर, ये क्यों सोच रहे हो, क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, 80 कर लूं, 70 कर लूं, अगर 75 कर दूंगा तो पास हो। ये सोच ही गलत है भाई मेरे, ये सोच ही गलत है आपकी। ये सब नहीं करना है, आपको पेपर देखना है, पेपर। आपको पेपर मिला 15 मिनट का, अब आप सेक्शनल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, कुछ मत करो ना सोचो। सेक्शनल जैसे मान लो पहला आपका सेक्शन खुल के आ गया मैथ्स का, अब हालत खराब है, जिनकी मैथ्स कमजोर है उनकी तो दिक्कत ही है, तो उनको मैथ्स पे काम करना है और क्या करना है, रो बैठ करके वहां पर क्या क्या है भाई, चुपचाप काम करो। अब मैथ्स सेक्शन खुल के आ गया, 15 मिनट है आपके पास, अब आप देख रहे हो कि 10 मिनट हो गए हैं और आपके 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो रखे हैं। अब मरो मत, मरो मत, 5 मिनट अभी बचे हैं, हो सकता है आगे के क्वेश्चन 5 मिनट में आप 5 से 6 क्वेश्चन और कर दो, तो आप लगभग लगभग मान के चलो 6 क्यों, आप मतलब 6 से 8 क्वेश्चन के बीच में आप कर लो मान लो। ठीक है, तो आप 13 से 15 क्वेश्चन तो पहुंच ही रहे हो, 16 क्वेश्चन लगभग 13 से 16 के बीच में। तो ये आपका हो सकता है पहला पेपर हो, पहला आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, इस तरीके से पहला कर रहे हो। ठीक, तो आपका स्लो हो रहा हो, स्पीड आपको लग रही हो कि आपकी स्पीड कम है, परेशान मत हो, स्पीड बढ़ जाएगी। आप एक्यूरेसी पर ध्यान देना और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से, मान लो आपने पहला क्वेश्चन देखा, अटेम्प्ट करने लगे, एक बार देख लो वो आपसे कितने कम टाइम में हो जाएगा, सोच लो दिमाग में ना, 2 सेकंड लगता है सोचने में कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है लाओ अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड आपने देखा थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, सो जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन दिखा, क्यों पढ़ना है उसको, तुरंत स्किप करना है, वो हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको नहीं देखना है, हो सकता है वो इजी भी हमको देखना ही नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बर्बाद होगा, छोड़ दो, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आप स्किपिंग एक स्ट्रेटजी अपनाना सीखो। अब तो स्किपिंग एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के रूप में निकल के आना ही है। अब जो लोग स्किप करना नहीं सीखेंगे वो फेल होंगे भाई। अब सुनो मेरी बात, तो ये आपको क्या करना है, सेक्शनल पर काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप बस ये देखो, एक स्टूडेंट है, मान लो उसके 22 करेक्ट हो रहे हैं, एक गलत हो रहे हैं। ठीक, एक स्टूडेंट है, उसका मतलब 25 अटेम्प्ट उसने कर दिया, 18 मान लो एक बच्चे ने क्या किया, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। अटेम्प्ट यहाँ पर लिख लो, ठीक है, करेक्ट यहाँ पर लिख लो, इनकरेक्ट यहाँ पर लिख लो। देखो एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया 22 क्वेश्चन, ठीक है, 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, उसके करेक्ट कितने हो रहे हैं, 21, एक गलत हो गया उसका। ठीक है, एक बच्चा पूरा बोला 25 के 25 करेक्ट करके आया, पता चला कि 18 सही हो रहे हैं, 7 गलत हो गए। आप मुझे बताओ ये गरीब है कि नहीं है, क्यों जरूरत थी आपको वो 7 क्वेश्चन को एकदम ताबड़तोड़ मचाने की, जिसमें ना आपका कॉन्फिडेंस है और ना ही आप उसको ठीक से टाइम दे पाए, क्यों किया आपने उसको। ठीक है, अब इस बच्चे को कितने नंबर मिल जाएंगे, 42 में से आधा नंबर कट जाएगा, 41.5 नंबर इसके आ जाएंगे। वहीं पर आपके कितने आएंगे, 36 आने थे, जाएगा कितना 3.5। ठीक है, इतना नंबर आपका कट जाएगा, 32.5 आ जाएंगे। आप मुझे बताओ कितना पीछे हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। तो आपको भाई बुद्धि लगानी है कि नहीं लगानी है, कुछ सोचोगे कि मतलब ऐसे अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हो बस,
नहीं होगा तो फिर बाद में रोते रहना, ठीक है। तो एक्यूरेसी सिलेक्शन मैटर करवाएगा, अटेम्प्ट नहीं करवाएगा, समझे? तो उस पर काम करो, ठीक, बात समझ गए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। होता क्या है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस के लिए मैं आपको एक पेज दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, आपको उस पेज का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक पेज मिलेगा एनालिसिस का। लोग समझते हैं कि मॉक इज इक्वल टू एनालिसिस। भाई मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं है, मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं है। मॉक टेस्ट आपको देने के बाद एनालिसिस करना होता है। कुछ लोग 5 से 10 मिनट में एनालिसिस कर लेते हैं और यही लोग फेल होंगे एग्जाम में। आपको बहुत अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। प्रॉपर एक एरर लॉग बनाओ, एरर लॉग आपका बनना चाहिए। एरर लॉग अगर आपका नहीं बन रहा, आपको कभी आप पता नहीं कर पाओगे आप प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। एरर लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल बनाओ, ठीक है। और आपको क्या करना है, एनालिसिस के लिए कम से कम 30 मिनट मिनिमम रिक्वायर्ड है, 30 मिनट से 1 घंटा लगभग इतना टाइम रिक्वायर्ड है अच्छे से एनालिसिस करने के। नंबर तभी बढ़ेगा भाई, ट्रस्टिकली। आप इतना करने के बाद आपके नंबर ना बढ़े ना, आप मुझे बताना फिर, मैं पक्का कह रहा हूँ आपका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज जो मैंने प्रॉब्लम देखी है बच्चों में, वो रिसोर्सेज की देखी है। रिसोर्सेज में क्या कर रहे हैं, 75 टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। 75 टीचर से गए, एक मान लो कोई चैनल है वहाँ का पीडीएफ ले आए, एक दूसरा चैनल है वहाँ का पीडीएफ ले आए, तीसरा चैनल है वहाँ का पीडीएफ ले आए। कोई एप्लीकेशन पर पहले से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पर पहले से ही पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं इन सबको कर लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, मत मानो, नहीं मानोगे फिर अगली बार पेपर दोगे, देखना ये वीडियो तो मेरी यहीं रहेगी, ध्यान से सुनना। आप एक पीडीएफ लो भाई मेरे, एक पीडीएफ, सिंगल पीडीएफ, इसी को 3-4 बार कर लो, ये ज़्यादा इफेक्टिव है रेदर देन 5 पीडीएफ को एक बार करना। एक पीडीएफ को 3-4 बार कर लो, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो सोर्स है, यानी जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उन पर पहले तो भरोसा करना शुरू करो। कोई भी टीचर जानबूझ के अपने बच्चे को फेल नहीं करना चाहता, वो पढ़ा के पास ही करना चाहता है। तो आप तो पहले इसमें फंसो ही मत, कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कौन खराब पढ़ा रहा है, आपको क्या मतलब है। आपको जिसका समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ो, क्यों फालतू में जाकर के वहाँ पर फंसे पड़े हो कि ये अच्छे टीचर हैं वो खराब टीचर हैं। उनका तो अपना पैसा आ रहा है, अपना बैंक बैलेंस बन रहा है, घर बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, आपको क्या लेना देना है उससे। आपको क्या करना है, आपको जो टीचर समझ में आए उससे पढ़ लो, बस इतना काम करो, पढ़ के पेपर निकालो और मस्त जाके फिर सिलेक्शन की मीटिंग में जाओ, मस्त नाचो वहाँ पर, पार्टी वार्टी करो, समझ गए। ये आपको करना है। तो आपको क्या करना है भाई, 5-6 जगह पढ़ने से बेहतर है एक आध जगह पढ़ो, एक प्राइमरी टीचर पकड़ो उससे पढ़ो। अब जैसे मैथ्स, ठीक है, मैथ्स, अब जिनका रिपीटर्स का है उनको आप देखो, मेरा चैनल बिल्कुल अभी ये फ्रेश नया चैनल बनाया है, तो अगर आप बोलोगे मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए लिखा हुआ कि हमें पढ़ना है, तब मुझे पता चले, मैं मेहनत करूंगा आपके पीछे। इतना कोई फालतू भी तो नहीं बैठा पड़ा है कि अब फालतू आकर के पढ़ा रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमको सच में पढ़ना। आपका मैथ्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा। सेकंड, इंग्लिश, ये दो मेरे एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं एकदम, जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, काफ़ी अच्छा पढ़ाया, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। इंग्लिश पे तो मैंने 11 साल दिए हैं, 11 साल। अच्छे खासे टीचर्स अभी जो मार्केट में है, मैं चूंकि ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, ऑफलाइन में ही था ज़्यादा, ऑनलाइन पर मैंने काम किया नहीं उतना, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, 11 साल मैंने पढ़ा है इंग्लिश ऑफलाइन, ठीक है। तो आप देखो, आपको इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स, ठीक है। मैथ्स का अपनी कहानी मैं क्या ही बताऊं, कहानी बताओ तो लोग दुनिया भर के क्वेश्चन करते हैं, हवाबाजी ये सब कुछ, वो सब मुझे पसंद नहीं है। तो मैथमेटिक्स में क्या है भाई, मैथमेटिक्स में मेरा फेवरेट है बहुत। ये दो सब्जेक्ट्स मैं आपको अच्छे से तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। अब एक और चीज़ जो देखने को मिलती है, वो क्या करते हैं लोग, वो नोट्स को रिवाइज करते हैं, मिस्टेक्स को नहीं। तो अगर आप नोट्स को रिवाइज करोगे और मिस्टेक को रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना जाना है। मतलब मिस्टेक्स नोट्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स में वो चीज़ें बार बार आप देख रहे हो जो आपने कर ही रखा है, पर मिस्टेक्स शायद आप वो नहीं देख रहे हो जो बार बार आप गलतियाँ कर रहे हो। तो आपको रिवीजन से ज़्यादा फोकस अपने मिस्टेक्स पर करना चाहिए, ठीक है। बात समझिए, तो बस इतनी सी बात थी। बाकी आप क्या करो भाई, अपनी चीज़ों को आप डायग्नोस करो, रिपेयर करो और एग्जीक्यूट करो। DRE याद रखना, डायग्नोस, रिपेयर, एग्जीक्यूट, और फिर एग्जाम मोड में उसको अप्लाई करो। एग्जाम मोड में ही पूरा पेपर देना है। बच्चे घर पे सोच रहे होते कि पेपर दे रहे, लाओ एक बार देख लेता हूँ चैट जीपीटी से इसका आंसर क्या होगा, टिक लगा देते, नंबर बढ़ जाता, खुश हो जाते। आपको चीटिंग नहीं करनी है, घर पर एग्जाम मोड में पेपर देना, ठीक है। तो चलो, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।